हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आए हैं एक बार वही एनर्जी के साथ। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, हम मेमोरी के बारे में जितना आपने जाना समझा, किस तरह से याददाश्त को बढ़ाना है, मैं आपको और भी टेक्निक बता रहा हूँ। ये लास्ट तीन टेक्निक सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल। ध्यान से इस टेक्निक को सुनिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये टेक्निक जिसने अप्लाई किया है उसकी मेमोरी मानो बहुत ज़बरदस्त हो गई है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको इस टेक्निक को अप्लाई करना है, ज़िंदगी में यूज़ करना है। आप चाहे तो ये वीडियो पॉज करके पहले पेन एंड पेपर लेके आओ, आप भूल जाओगे। मैं चाहूँगा आप इसको नोट डाउन करो। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है वो है आपको रिवीजन देना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। रिवीजन कैसे देना है, आइए यहाँ पे सुनते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हम कोई भी चीज़ याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि उसका जो रिवीजन मेथड है, मानो कि उसको रिवाइज करना है, उसमें गलती करते हैं। एक बार बताओ, आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है। ज़्यादातर बच्चे पहले घंटे में 80% चीज़ भूल जाते हैं। कितना कहा मैंने? 80%। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर आपने कुछ पढ़ा है अगर मैं आपको कहता हूँ 1 घंटे के बाद आपने क्या पढ़ा है बोलो, तो आप जो है उसके अंदर 80% नहीं बता पाओगे, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है उसमें बस 20-30% बता पाते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पे गलती होती है। सेकेंड जो चीज़ है हमारे फ्रेंड्स, 24 आवर के बाद हमारा माइंड फिर से वो चीज़ें गायब कर देता है। तो मैं आपको यहाँ पे टिप देता हूँ। आपने जो भी कुछ पढ़ा है, मानो कि आपने जो भी रीड किया है, आपको क्या करना है, जो भी रीडिंग किया है बुक बंद करना है, उसी समय जो भी पढ़ा है वो बताना है। क्या करना है? बताना है। कब किसको बता सकते हैं? खुद को बता सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको जब भी आप जहाँ पे भी गलती करते हो उसको देख सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड है कि आप जब वो रिवाइज कर रहे हो, मानो 1 घंटे के बीच में वो करना ही है। नेक्स्ट रिवीजन है वो है 24 आवर्स के बीच में, यानी आपने जो भी याद रखा है उसकी एक्सपायरी है 24 आवर्स, यानी वो ख़राब हो जाएगा या आपके दिमाग से चला जाएगा। तो आपको 24 आवर्स के पहले उसको रिवाइज करना है। जैसे आज हम जो है समझो शाम को 7 बजे हमने पढ़ा है, 1 घंटे के बाद यानी 8 बजे हम रिवाइज करेंगे उसको। बाद में नेक्स्ट दिन यानी टुमारो फिर से शाम को 7 बजे जो आज हमने जो पढ़ा कल फिर उसको रिवीजन देना है। तो ये सेकेंड रिवीजन है। थर्ड जो रिवीजन है वो है आपको फिर 8 दिन या 7 दिन के बाद उसको रिवाइज करना है, क्योंकि 7 दिन के बाद आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। बाद में आपको जो है रिवाइज करना है 1 महीने के अंदर, मानो कि 20-30 डेज के यहाँ पे आपको रिवीजन देना है। ये 4 रिवीजन है, याद रखो। 1 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद, 7 घंटे के बाद और 1 महीना बाद में रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। वो आपके ऑलरेडी दिमाग में पड़ा है, ऑलरेडी दिमाग में रहेगा, यानी वो आपके 1 महीना स्टोर है। देखो साइकोलॉजी क्या कहती है, अगर कोई चीज़ हमारे 1 महीना ब्रेन के अंदर पड़ी रहेगी तो आप उसे 1 साल 2 साल तक याद रखोगे, या फिर उसको लाइफ टाइम भी याद रख सकते हैं, क्योंकि रिपीट होती है तो आपको पूरा इमेजिनेशन होगा। तो ये रिवीजन की मेथड है, इसको फॉलो करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम रिवीजन कैसे देते हैं? हम पढ़ लेते हैं, अभी एग्ज़ाम आती है उसके 1 दिन पहले पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको, मानो कि आपकी जो ये ऐसे हैबिट डालोगे आपको ऐसे रिवीजन की, तो बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। आपको याद नहीं रहेगा जब बड़े बड़े किताबें आपको याद रखनी है। तो अभी से शुरुआत कीजिए इस प्रकार रिवीजन की। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं, सर ये कौन करेगा, नेक्स्ट दिन, 7 दिन या फिर 1 महीना कौन याद रखेगा? मैं आपको यहाँ पे टिप देता हूँ। क्या करना है, आप जब भी पढ़ोगे, मानो कि आज आपने पढ़ा, कोई एक पेज पढ़ा है, कोई चैप्टर पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, वहाँ पे उस पैराग्राफ या उस पेज के ऊपर डेट डालनी है। जैसे आप डाल सकते हैं, अभी 1 घंटे की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि पढ़ा है तो आपको 1 घंटे के बाद रिवीजन देना ही है। बाद में आप नेक्स्ट दिन की डेट डालो, मानो कि नेक्स्ट दिन है, मानो कि आज है 19 जनवरी, तो आपको क्या करना है 20 जनवरी ऐसे डेट डालनी है। को आपको पता चलेगा कि 20 जनवरी को मुझे, और टाइम भी डालो कितने बजे, हाँ 7 बजे, हाँ मुझे रिवीजन देना है। बाद में 7 दिन के बाद तो आप क्या डालोगे, 19 है तो
आपको डालनी है 26 जनवरी, मानो 7 दिन के बाद आपको याद रहेगा। तो इस प्रकार बाद में 1 महीना, मानो कि 30 डेज बाद में आपको 19 फरवरी डालनी है। तो ये डेट से आपको पता चलेगा, जब भी आप कुछ पेज को देखोगे, मानो कि आपको नेक्स्ट रीडिंग करना है, अरे ये बाकी है, पेंडिंग है, कब पेंडिंग है, हाँ डेट है, तो इसी अभी नेक्स्ट पेज हो उसको भी डेट डालो, तो आपको पता चलेगा रिवीजन देना है। देखो माय फ्रेंड्स, अगर आपके वो चीज़ें दिमाग में आप हमेशा तरह याद रखोगे। अब मुझे बताओ, आपने वो रिवीजन किया है, वो फॉलो किया है, उस टेक्निक को कितनी बार देखना है? ओनली 4 टाइम्स। पढ़ना नहीं है। यहाँ पे ध्यान से सुनना, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें फिर से वो सभी चीज़ें पढ़नी है क्या? नहीं, आप मुझे बोलो, आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन देते समय आपको क्या होगा, कुछ चीज़ें याद नहीं आएगी, तो आप देखोगे ना, हाँ ये मिस हुआ, ये मिस हुआ, तो आपके दिमाग में वो क्लियर हुआ। क्लियर होने के बाद आप मुझे बोलो, जब नेक्स्ट दिन रिवीजन दोगे तो वो वैसे के वैसा ही रहेगा जब आपने जब 1 घंटे के बाद दिया था रिवीजन, वैसे के वैसा, वो जाएगा नहीं। यानी 24 घंटे के बाद आप उसे भूल नहीं जाओगे, उसको बाद आप रिवीजन दे रहे हो, मानो कि वैसा ही आप देख रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आपने 24 आवर्स के बीच में अगर उसको रिवीजन नहीं दिया, 8 दिन आपको किसी ने पूछा, तो उस समय पे वो ब्लैंक होगा, वो नेक्स्ट दिन ब्लैंक नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट दिन देना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसकी एक्सपायरी 7 दिन है, 7 डेज वो आपको याद वैसे के वैसे रहेगा। अभी एक इंटरेस्टिंग या अच्छी बात बोलो, आपको उस समय पे, मानो कि जब आप रिवीजन देते हो उस समय पे बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके क्या क्या पढ़ा, हाँ चलो ये फ्लैश करना है, हाँ ये पढ़ा था, ये था, हाँ ये था, ये था, ये था, ये था, हो गया, हाँ। यानी उसको फिर से बुक लो, बैठो, ऐसा नहीं है। आपको बस उसको विजुअल करना है, जो भी पढ़ा है उसको याद करना है, इट इज सिंपल। अभी आप मुझे बोलो, अगर आपकी एग्ज़ाम आती है और एग्ज़ाम के पहले आपको 1 महीना अपने वो रिवीजन, मानो कि 1 महीना नहीं, 4 ही दिन किए थे, और लेकिन वो 4 रिवीजन से आपके दिमाग में 1 महीना तक स्टोर था। इसका मतलब जब आप एग्ज़ाम आएगी तब आप देखोगे तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा। आपको उस समय पे ज़्यादा तकलीफ या बहुत पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी पहले से ही स्टोर है वो। ठीक है, इस प्रकार आपको रिवीजन देनी, ये फर्स्ट टेक्निक है। सेकेंड चीज़ है, ध्यान से सुनिए, सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई स्कूल में जाते हो, जैसे आपका कोई भी चैप्टर शुरू होता है, एग्जाम्पल में देना चाहते हो कि मैम आज ये सिखाने वाले हैं, उस समय पे आपको करना क्या है। एग्जाम्पल चैप्टर 1 सिखा रहे हैं, तो आपको कुछ चैप्टर को घर पे, मानो कि सिखाने से पहले उसको 2 बार पढ़ना है। क्या करना है? 2 बार पढ़ना है, और पढ़ के बाद में मैम सिखाएगी, आपको वो आ जाएगा, जिसे मैं कहता हूँ स्टिम्युलेशन टेक्निक है। ये स्टिम्युलेशन यानी क्या, आपका दिमाग ऑलरेडी उस ज्ञान को पता है, और आप स्कूल में जाते हो तो जो भी डाउट्स आए थे उसको आप क्लियर कर रहे हो, यानी आप दूसरे बच्चे से स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। चलो बात करते हैं घर पे रिवीजन क्यों देनी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत एग्जांपल ब्यूटीफुल है, जिसे मैं स्टिम्युलेशन टेक्निक कहता हूँ। ये जो घर पे पढ़ाई करने की, पहले 2 बार रीड करेंगे, बाद में स्कूल में जाएंगे। एग्जाम्पल है, 3 बच्चे हैं। पहला है जिस बच्चों को चेस आता है, बहुत एक्सपर्ट है, चेस पता है आपको, चेस खेलते हैं ना, बहुत एक्सपर्ट है, इज मोर एक्सपर्ट इन चेस। दूसरा जो बच्चा है उसको चेस थोड़ा बहुत पता है, मानो कि हाँ ये ऐसा, लेकिन पूरा पता नहीं है। जो भी मानो कि उसके जो भी ये होते हैं, जो रखते हैं ना राजा घोड़ा, वो एक्चुअली मुझे भी नहीं आता है चेस, आई डोंट नो, लेकिन जो होता है उसको थोड़ा बहुत आता है। लेकिन थर्ड वाला है बिल्कुल नहीं आता उसको, मेरे जैसा ही है, उससे कुछ पता नहीं है। अभी एग्जाम्पल, अभी चेस की कंपटीशन है, या फिर चेस सिखाने के लिए क्लासेस है, मानो कि चेस सिखाएंगे, बाद में सीखने के बाद आपको कंपटीशन में जाना है, वहाँ पे बहुत बड़ा लेवल का कंपटीशन है, पहले आपको सिखाएंगे। अभी ये तीनों बच्चे जाते हैं सीखने के लिए। आप मुझे बोलो, तीनों को सिखा रहे हैं और टीचर है उनको सिखा रहे हैं। पहले बच्चों को सब कुछ आता है, दूसरे बच्चों को थोड़ा बहुत आता है, और तीसरा बच्चा को कुछ नहीं आता है। अब ये तीनों बच्चे जब बैठते हैं, टीचर उनको सिखाते हैं, और सिखाने के बाद किस तरह से आपको जो है एक्सपर्टाइज हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा कंपटीशन है। तो आप मुझे बोलो कि 3 में से और भी ज्यादा कौन पावरफुल बनेगा, एक्सपर्ट बनेगा, कौन बनेगा? पहले वाला। यस, पहले वाला। क्यों बनेगा पहले वाला? क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है,
और उसको पता है कि ये क्या है, आगे क्या बोलने वाला है ये पता है। लेकिन थर्ड वाला उसको बोर लगेगा, अरे ये क्या बकवास है। और सेकेंड वाला वो भी एक्सपर्ट बनेगा पहले जैसा, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत पता है, अभी वो और पता करने के लिए इंटरेस्ट ला रहा है और उसको जानना है क्या है, वो लिख रहा है। और तीसरा उसके दिमाग में 50% रहेगा, 50% गायब वो भूल जाएगा। एग्जैक्टली मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप स्टडी करोगे घर पे, मानो कि मैडम आज सेकेंड चैप्टर सिखाने वाले, आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर हुआ, अभी सेकेंड ही सिखाने वाले हैं, तो उस सेकेंड चैप्टर को पहले पढ़ लेना है 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, वो अंडरस्टैंड कर लेना है। और बाद में आप जाओगे, देखो यहाँ पे बच्चे जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, उससे होगा क्या, जब आप स्कूल में बैठोगे ना बेंच के ऊपर, तो आपका ध्यान पूरा मैम के पास रहेगा। और जैसे मैम ने कोई सवाल पूछा, आपको पता है, या फिर जो भी चीज़ न समझी होगी तो आपको पता करोगे आप, और जैसे ही सवाल पूछे तो आप हाथ ऊपर करोगे, हाँ मुझे ये पता है, मैं उसका आंसर बताता हूँ, आगे ये है। या फिर आपका वो रिवाइज होगा या रिवीजन होगा, या फिर आप देखोगे आपको मजा आएगा पढ़ाई के लिए, कैसे आपने अंडरस्टैंड किया है कंसेप्ट को। लेकिन बाकी के बच्चों का प्रॉब्लम क्या होगा पता है, मैम सिखा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उधर क्या है, इधर क्या है, मैम कैसे है, वो सभी ध्यान यहाँ वहाँ बढ़ेगा, उसका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, उसके दिमाग में जो है जाएगा नहीं, 50% जाएगा। लेकिन आपने पढ़ा है तो आपका 100% जाएगा। यस, तो आपको ये स्टिमुलेशन टेक्निक करनी है। मैं आपको बताऊं, मैं जब ये इस टेक्निक को यूज़ कर रहा था, आपको ऐसा फील होगा बाद में, अगर आपने कोई चीज़ चैप्टर पढ़ा नहीं है, डायरेक्टली मैम आपको सिखाएंगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मेरे साथ होता था। तो ये जो है इतना ज़बरदस्त चीज़ है कि आप पढ़ के जाना है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, आपको बताऊं मेमोरी के अंदर ये बहुत काम आता है। थर्ड बहुत पावरफुल है, बहुत ज़बरदस्त, आपको बच्चों मजा आएगा। चलो मैं आपको बताऊं कि मेमोरी का रूल क्या है। मेमोरी, कोई इंसान याद कैसे रखता है, 10% वही चीज़ हम याद रख सकते हैं। मानो कि हमारा ब्रेन 10% चीज़ों को ही याद रखता है जब हम कोई चीज़ को रीड करते हैं। रीडिंग से हमारे दिमाग में 10% जाता है। कितने परसेंट? 10%। इट इज़ अ साइकोलॉजी, ये साइंस है। रीडिंग करना, मानो कि अब जब रीड करते हो ना, आपके दिमाग में बस 10% ही स्टोर होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा सुबह से रीडिंग कर रहा है 6 बजे से रात को 8 बजे, और मैं उसके पास जाता हूँ 12 बजे और कहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपने कितना पढ़ा, जो भी पढ़ा है मुझे बताओ, तो वो इंसान 10% ही बता पाएगा। कितना परसेंट? 10%। रीडिंग से याद रखो, कितना परसेंट याद रहता है? 10%। 20% याद रखता है जब हम कोई चीज़ सुनते हैं। मानो कि ईयरिंग, सुनने से 20%, यानी रीडिंग से अच्छा है सुनना। जैसे आप यहाँ पे सुन रहे हो, टीचर आप जो है सुनते हो, या फिर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो सुनते हो, 20%। 30% वो चीज़ें याद रहती है जो चीज़ आप देखते हो इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ, यानी कोई फोटो है, आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा है प्रोजेक्टर के ऊपर, या कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड शो दिखा रहा है, तो वो 30% याद रहती है। कोई चीज़ अगर आपने देखा है, सुना है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, कोई मूवी है, वीडियो है, तो ये वीडियो का जो फॉर्म है वो हमारे दिमाग में विजुअल फॉर्म 50% याद रहता है। कितना? 50%। अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, 60 to 70% जो चीज़ है, 80% भी हो सकती है, 70% चीज़ें जो आपने सीखा है, अगर आप दूसरे को बताते हो, एग्जाम्पल जैसे मैंने सीखा है बहुत कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो चीज़ें 70 to 80% याद रहती है। ध्यान रखिए इस फॉर्मूले को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, साइकोलॉजी है, साइंस है, मन किस तरह से काम करता है। तो वो परसेंट जो है 70, मानो कि आप सिखा रहे हो तब याद होता है। नेक्स्ट है 90 to 100%। कौन सी चीज़ याद रहती है? जो चीज़ आप उसको सिखाने के बाद आप खुद वो अप्लाई करते हो अपनी ज़िंदगी में, मानो कि उसको यूज़ करते हो हमेशा, वो आपके दिमाग में स्टोर होता है। जैसे मैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन मेरे रग रग में है, मेरे कन कन में है, मेरे खून में है, मैं वो सीखता हूँ, सिखाता हूँ, खुद करता हूँ, खुद ब्रेन एक्सरसाइज करता हूँ, डांस करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो वो मैं नहीं भूल सकता हूँ। तो इसमें मैं मास्टर ही हूँ। तो आपको मास्टर बनना है पढ़ाई के अंदर, तो आपको खुद उसको जीना पड़ेगा।
चलो, लेकिन आप मुझे बोलो, आप अभी फ़िलहाल कौन से कैटेगरी में हो? 10, 20, 30, 50, 60, 70, 100, कौन से कैटेगरी में हो? काफ़ी बच्चे कहेंगे सर 10 या 20, या कोई कहेगा 30। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे एक मज़ेदार बात बोलूँ, कितने बच्चे, स्मार्ट बच्चे चाहेंगे कि आपको 100 तक जाना है? 100, आपको जो भी पढ़ा है 100% याद रखना है। कितने चाहेंगे? हाथ ऊपर करो, जस्ट रेज ए हैंड। वाह, ग्रेट, सभी चाहेंगे या? तो मैं आपको बताऊं, आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, मम्मी पापा जो सुन रहे हैं, आपको अपने बच्चे को, आपके बच्चे को मोबाइल गिफ्ट करना है। क्या करना है? मोबाइल। अरे वाह, देखो चेहरा कितना हंस रहा है वो, मोबाइल कहा तो देखो कितने उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आई है। मोबाइल खरीद के देना है। यस, आपके बच्चे को मोबाइल गिफ्ट। आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, मोबाइल से हम तो छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आपके बच्चे को मोबाइल दीजिए। क्यों देना है, उसका एक फ़ायदा है, लेकिन उसमें सिम कार्ड नहीं रहेगा तो नेट नहीं रहेगा बच्चों, नो गेम्स एंड ऑल। आपको इसको यूज़ करना है पढ़ाई के अंदर। क्या करना है पढ़ाई के अंदर? आपके जो बच्चे हैं टीवी देखना बहुत पसंद करते हैं, मोबाइल खेलना बहुत पसंद करते हैं। आपका जो एजुकेशन है उसे डिजिटल बनाइए। क्या बनाइए? डिजिटल। डिजिटल बनाना है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन डिजिटल, और बच्चे मोबाइल का यूज़ करेंगे। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपके बच्चे को मोबाइल खरीदने के बाद उसको क्या करना है? स्कूल के जाते समय उसको कहना है कि जब भी मैम तुझे कुछ सिखाती है तो उस चैप्टर को तुझे रिकॉर्डिंग करना है। क्या करना है? रिकॉर्डिंग। टीचर, स्कूल परमिशन नहीं देंगे सर यही कहोगे मुझे। हाँ पता है मुझे, आप यही कहोगे कि टीचर स्कूल परमिशन नहीं देंगे रिकॉर्डिंग का, लेकिन आप प्रिंसिपल मैम से पूछिए, प्रिंसिपल मैम को बताइए कि मैम आपके बच्चे डिजिटल हैं, आज के बच्चे रीडिंग पसंद नहीं करते, हियरिंग पसंद करते हैं, जैसे गाने फिल्में देखते हैं, और मैं अपने बच्चे को क्लास नहीं लगा सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग करेगा तो उसको रिवाइज करेगा। काफ़ी लोग हैं जैसे बायजूस, स्मार्ट स्कूल, अलग अलग है, उन्होंने पूरी पढ़ाई मोबाइल के ऊपर आई है, मानो कि वो वीडियो लेक्चर देते हैं जैसे बायजूस है, आपको पता है। लेकिन अगर बच्चा स्कूल में जाता है, वो रिकॉर्डिंग फिर से सुनता है, तो उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। अगर बच्चों आप मुझे बोलो, बाहुबली मूवी कितने बच्चों ने 2 बार से भी ज़्यादा देखी है? कितने बार देखी? 2 से भी ज़्यादा। कितने बच्चों ने देखी? हाथ ऊपर करो। बाहुबली देखिए ना। तो आप मुझे बताओ मम्मी पापा बच्चे, बाहुबली आपने पहली बार देखी थी तो आपको कुछ समझा था? पता था कि कौन किसका बच्चा है, या फिर बाहुबली कौन है, उसकी मम्मी कौन है? मुझे तो कुछ नहीं समझा था। मानो कि वो रिलेशन इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि पहले टाइम देखा तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, और समझ में नहीं आया, लेकिन उस मूवी को मैंने जब दोबारा देखा तो सब कंसेप्ट क्लियर हुआ। वाह, ये ऐसा था क्या? तो दैट इज़ कॉल्ड कि कोई भी चीज़ अगर हम दूसरी बार तीसरी बार सुनते हैं या फिर देखते हैं, वो कंसेप्ट क्लियर होता है, क्लियर होता है। तो आपको क्या करना है, जब वो रिकॉर्डिंग करेगा तो उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ। आप मैम को ये भी बता सकते हैं कि पहले के ज़माने में बुक्स थे, अभी ऑडियो बुक्स है, नेट पे जाओ, यूट्यूब सर्च करो, पूरी किताब जो है ऑडियो में बोली है और ऑडियो से सुनते हैं। तो या फिर ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट है, ये चार्ट जो है आप दिखा सकते हो मैडम को, मैम देखिए रीडिंग करने से 10% याद रहता है, हियरिंग से मानो कोई चीज़ सुनते हो तो 20% याद होता है। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हो मैम को, या फिर मैम आप ये भी बता सकते हैं प्रिंसिपल मैम को कि आप कोई मानो कोई स्पीच सुनते हैं, आप अगर स्कूल में कोई स्पीच लेते हैं या फिर कोई भाषण होता है, कोई स्पीच होता है बड़ा सा 1 घंटे का, तो वो स्पीच सुनने के बाद अगर मैं आपको 8 दिन मिलती हूँ या मिलता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि उस स्पीच में से आपने कितना सीखा, ये बताइए, तो आप कितने % बता सकते हैं? वो नहीं बता सकते हैं। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे को क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है। एग्जाम्पल, उसने रिकॉर्डिंग किया चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और कहना है कि बेटा तू सेव करके रख। साइंस के 10 चैप्टर सेव है रिकॉर्डिंग के, इंग्लिश के सेव है। अभी करना क्या है, देखो अभी हम क्या करेंगे, 100% में जाएंगे। मैं ज़रूर कहूँगा इम्पॉर्टेंट है बच्चे की पढ़ाई, इम्पॉर्टेंट है बच्चे का फ्यूचर,
इसके अंदर आपको कुछ करना है और उस करने से बच्चे को रिजल्ट आता है। और कोई स्कूल अगर परमिशन नहीं देती है चीज़ को, तो मैं कहता हूँ कि वो स्कूल को छोड़ दो, दूसरी स्कूल दो, कि बच्चे का जो भविष्य चाहते हैं अच्छा। कोई टीचर का लेक्चर रिकॉर्डिंग करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है स्कूल में, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं देखो मैंने तो फ्री दिया है आपको, आप तो कितना सारा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है माय डिफेंस की, जितना दोगे उतना ज्ञान बढ़ता है, ये ध्यान से सुनिए, जितना दोगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जो है परमिशन लेनी है, ऐसा नहीं कि आप विदाउट परमिशन लो, उनको समझाओ कि इससे बच्चे की ग्रोथ होगी। ये सभी बच्चों के साथ आप कर सकते हैं, इसमें किसी का बच्चे का नुकसान नहीं है, तो वो भी मान सकते हैं अगर वो समझदार है। नहीं तो स्कूल को बंद कीजिए, आप अच्छी स्कूल देख सकते हैं, फिर इसमें वो बच्चे के भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, उस रिकॉर्डिंग को घर पे लाना है। बच्चे को ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं, अभी छोटे छोटे 200-300 के आते हैं, या फिर एयरफोन। आपको क्या करना है, उस बच्चे को जब भी वो खाना खा रहा है, जो सिखाए उसकी रिकॉर्डिंग लगानी है, सुनानी है। तो क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। बच्चों को जब घर पे आएगा तो उसको क्या कहना है कि आपको क्या करना है, रीडिंग नहीं करना है, इसको सुनो, जो भी सिखाए सुनो। सुनने के बाद उसको अगर 2-3 बार सुना तो होगा कुछ ऐसा, उसने पहले पढ़ के गया है, टीचर मैम सिखा रहे या एक्सपर्ट मैम जिन्होंने सिखाया है, घर पे आया वही देख रहा है या फिर वही सुन रहा है, तो उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा बात बोलूँ, आपके बच्चे जब घर पे आके सुनेंगे ना, तो उनको मेडिटेशन में थर्ड आई के अंदर उसको देखने के लिए कहिए। देखिए आंखें बंद करके बच्चा देखेगा, उसकी थर्ड आई एक्टिवेट है। आंखें बंद करके मैम सिखा रहे हैं सेल्स या टाइप्स ऑफ प्लांट, आंखें बंद है, उसको ईयरफोन लगाना या ब्लूटूथ स्पीकर आंखें बंद करके वो लेक्चर, मानो कि वो स्कूल के अंदर जो सिखाया है उसको पूरा विजुअल होगा, विजुअलाइजेशन, वही इमेज दिखेगा जो मैम, हाँ मैम यहाँ गए थे, हाँ मैम ने चौक उठाया था, हाँ मैम ने मार्कर से ये दिखाया था, हाँ मैम ने ये बताया था, मैम ने ये एग्जांपल दिया था, उस समय पे मैं क्या कर रहा था, मेरा दोस्त क्या कर रहा था, बेंच के ऊपर क्या था, वो सब कुछ पिक्चर दिखेगा। दैट इज़ कॉल्ड विजुअल मेमोरी। उसको मैं सॉरी फॉर दैट, कोई क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप टीचर है सॉरी फॉर दैट। उसको रिवीजन करने के लिए वो फिर ट्यूशन्स, कोई क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, अगर वो नेक्स्ट रिवीजन दे रहा है, अभी वो रिवाइज कर रहा है, देख रहा है। आप मुझे बोलो कि बच्चा अभी 10, 20, 30, 50, 60 कौन से परसेंटेज में गया है, अगर वो विजुअलाइजेशन कर रहा है, फोटोग्राफिक देख रहा है, 50 कहाँ गया है, 50 डायरेक्टली शिफ्ट करोगे कहाँ पे, 50 पे, 50 पे करोगे आप। नेक्स्ट क्या करना है, अभी बच्चों को कहना है, क्या कहना है, बेटा तूने जो भी देखा, मैम ने जो भी सिखाया, अभी मुझे बता। किसने कहना है, मम्मी पापा ने कहना है, मुझे बता तूने क्या सिखाया, ये करना ज़रूरी है। बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हो, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में भी पेरेंट हो, सबसे ज़्यादा खर्च आप अपने बच्चों के ऊपर कर सकते हो। तो थोड़ा सा समय दीजिए बच्चों को, कहो बच्चों को बेटा तूने जो भी सीखा है स्कूल में मुझे बताओ, बस उसकी तोड़ मोड़ की भाषा वो बोलेगा। मैं तो कहता हूँ इससे 1 स्टेप आगे, मैं तो कहता हूँ जो भी सिखाया ना उसका वीडियो बनाओ, एक वीडियो बहुत अच्छा काम आएगा। बच्चों को कहो कि आप कैमरा लो और इसको डिजिटल कुछ मानो कि वीडियो, उसका एडिटिंग कुछ ज़रूरत नहीं है, मोबाइल पे ही उसका वीडियो बनाओ क्या बच्चा सिखा रहा है, और उसका यूट्यूब चैनल बनाओ और डाल दो। सभी बच्चे देखेंगे, उसके जो फ्रेंड्स से कहेंगे अरे यार तू तो कितना होशियार हुआ, मैम कहेगी अप्रिशिएट करेगी, तो उसका स्टेज डेयरिंग भी बढ़ाएगा। तो उसको बच्चे को कहो कि बेटा तो एक काम कर, मैम एक्टिंग करके दिखा, मैम जैसा सिखाती मुझे ही सिखा। उसको एक ब्लैक बोर्ड बता सकते हो, घर पे लगा सकते हो, वो आपको सिखाएगा। आप नीचे बैठो, बच्चा आपको सिखाएगा तो ये करो, ना कि आप उसका समय जो है, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कोई जा रहा है ट्रैवलिंग पे समय, कोई क्लास पे जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, उस समय बचाओ, उस समय को यूटिलाइज करो एक्टिविटी, क्रिएटिविटी में। तो ये कर सकते हो, उसका स्टडी भी होगा, फील लाइक अ गेम आल्सो, एंड उसका रिवीजन भी होगा। ये करना है। अभी किसी को बता रहा है तो कितना परसेंटेज है, कितना
हो जा रहा है 70%। देखा ना चार्ट में। अभी लास्ट है, लास्ट क्या करना है, उसको 100 तक जाना है। क्या करना है, अभी आपने उसको पढ़ाया, उसने मानो कि उसका रिवीजन हुआ है, सेकंड रिवीजन हुआ है। अभी वो जो सिलेबस है जिसने आज वो पढ़ाया रिकॉर्डिंग सुन के, उसको कल पूछना है, ज़रूरी है, नहीं तो वो भूल जाएगा। देखा था ना हमने रिवीजन, कल पूछना है, बाद में कितने दिन, 7 दिन के बाद में 1 महीने के बाद पूछना है। ये 3 रिवीजन ही देने हैं। अभी तो हुआ ना, आपको पढ़ाया, सेकंड है कल, बाद में है 7 दिन बाद, और है 30 डेज के बाद। हो गया आपके बच्चे की मेमोरी स्ट्रांग हो गई, कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं उसको। तो ये मानो कि दिस इज स्मार्ट टेक्निक, ये बहुत पावरफुल है, बहुत ज़बरदस्त है। फॉलो दिस। ये सुन के कुछ फ़ायदा नहीं, कचरा है। आप जितना सुनोगे कचरा है। नॉलेज को यूज़ करो, ज्ञान को यूज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो कचरा है। तो ये टेक्निक्स कर सकते हैं आपके बच्चों के लिए। तो दिस इज द 3 टेक्निक्स। रिवीजन, अगेन है रिफ्लेक्शन, आपको स्कूल से जाने से पढ़ना है, एंड थर्ड इज आपको मोबाइल गिफ्ट मिलेगा बच्चों। तो ये करोगे, लेकिन मोबाइल छीन लो अगर वो मोबाइल का मिसयूज़ करता है। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे मिड ब्रेन एक्टिवेशन की। तो फिर से हम जो है मिड ब्रेन एक्टिवेशन का एक्टिविटीज़ करते हैं। आपका बच्चा 5 से 15 साल का है, मैं चाहता हूँ कि आपकी बच्चे की थर्ड आई खोल दीजिए। आपके बच्चे की कोई भी समस्या है, जैसे टीवी, मोबाइल, या फिर पढ़ाई में कमज़ोर है, या फिर बहुत गुस्सा करता है, या फिर बहुत ज़िद्दी हो चुका है, कोई भी समस्या है, तो उसकी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड खोल दीजिए, एक्टिवेशन कीजिए। 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, 5, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को लाइफ टाइम दिखेगा, आंखें बंद करके और लिखेगा, पढ़ेगा, उसको लाइफ टाइम दिखने वाला है। जैसे झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक, एग्जैक्टली हमारे बच्चों को एक आंख मिलने वाली है, तीसरी आंख, जो उसको लाइफ टाइम मानो कि आंख। सेकेंड जो फ़ायदा है, आपके बच्चे का मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावरफुल होगा। जैसे आंखें बंद करके जब वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो अपने राइट ब्रेन इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, कल्पना शक्ति। और आंखें बंद है, किताब पढ़ रहे हैं, बुक को हटा भी दीजिए, तभी भी उनको दिखता है। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं, और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है, पता लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ, इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्ञा चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा है, आपके बच्चे का चश्मा निकलने वाला है। आपके बच्चों को कभी चश्मा नहीं लग सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में मेडिटेशन, आई एक्सरसाइज, त्राटक, ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं, जिस वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ती है और हम अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं। आपके बच्चे की आंखें सुरक्षित रहने वाली है थर्ड आई से। चौथा फायदा है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। यस, उसका जो कॉन्फिडेंट है, मानो मेरे काफ़ी स्टुडंट है, वो स्कूल में 1 ॲक्ट शो दिखाते हैं। छान, त्याच्यासाठी क्लॅप वाजूया, एक बरोबर सांगतो। आता हे आहे आणि हे सांग काय आहे? आर। वाव, आर। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट है, वो न्यूज़पेपर में गए हैं। यस, उनका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आया है। इतना ही नहीं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट वो मीडियाज़ में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं। आपके बच्चे के बारे, आपके बच्चे का डर है, वो घबराता है, तो सिखाइए। आंखें बंद करके कोई मेहमान आए तो दिखाइए उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल बढ़ाइए। 5वां फायदा मैं बता रहा हूँ, इसके लिए करना है।
थर्ड एक्टिवेशन जो है हमारे फेस करना है, क्योंकि हमारे 5 सेंस एक्टिवेट होते हैं। यस, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये इतने एक्टिवेट होते हैं। स्मेलिंग से बच्चा किताबें याद करता है या फिर टच से किताबें पढ़ता है, फ्लिप करके पूरे के पूरे किताब पढ़ लेता है। ये जो पावर है इसके लिए करना है, उसके सेंसरी डेवलपमेंट कीजिए। हमारे जो इनपुट्स है जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जैसे आटा होता है उससे हमें चपाती बनानी है, 10 चपाती बनानी है। मानो कि आपके पास आटा बहुत कम है और आपको कहा गया कि आपको 10 चपाती बनानी, तो आप चाहे वैसे बना नहीं सकते हो क्योंकि इनपुट आपको कम मिला है। एग्जैक्टली जो ज्ञान का इंद्रिय है, मानो कि सेंसेस है, अगर वो कम इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे हम स्मेलिंग का यूज़ पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, टच का यूज़ पढ़ाई में नहीं करते हैं, आवाज़ का यूज़ पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं। सुनिए, ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओहो सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और सबसे OMG वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई कैसे? गाइस ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है। एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमने बात की जीत के टीचर भरत पटेल से, जो एक सर्टिफाइड न्यूरो फीडबैक ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। उनका सेंस के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल, एक सेंस को बाईपास करो तो दूसरे सेंस से वो परफॉर्म कर सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशंस जो है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, हम हमारे हर सेंस को सुपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं। आपके बच्चों को ये सिखाने वाला हो, आप घर बैठे इस प्रोसेस को सीख सकते हैं, आप खुद इस प्रोसेस को जान सकते हैं। आपके बच्चों को मैं सिखाने वाला हूँ, 10 लाख बच्चों को मेरा मिशन है सिखाने का, और ये सीखने के लिए आपको 1000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सभी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो देर ना कीजिए, अभी नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कीजिए और आप ये सभी चीज़ें घर बैठे सीखिए। कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे दिए नंबर पे कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कॉल कीजिए, हमारा जो टीम है आपको हेल्प करेगा। तो आपको मैं बताऊं, मेरी बेटी 4 साल की है और वो आंखें बंद करके कार्ड्स को पहचानती है। मुझे बहुत खुशी होती कि उसका मैं करियर इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। तो आपके बच्चे का भी करियर आप बना सकते हैं। थर्ड आई, ये जो साइंस है इसको समझिए। आप और जानकारी के लिए आप YouTube चैनल सर्च कर सकते हैं और अपनी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं, सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मैं औरंगाबाद क्लास से बोल रही हूँ। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत, अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो मतलब, अभी बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है। और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए। इतना ये कोर्स अच्छा है। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लास विषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला। मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते। मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे। तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही, पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा
म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो. त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे. मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते. माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे. पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ तर एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले. पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं. आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो. आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले. माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला. परत माझी जी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा 3rd रँक यायचा तो आता माझा 1st किंवा 2nd सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले. सर्वांचं ऐकायला लागली. जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी चेंज झालाय. म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला 3rd आय सुद्धा ओपन झालाय. म्हणजे आमचा 3rd आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों को